छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। सादगी थी, बंदगी थी, जब ये फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। इन द लास्ट क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जहां तक कि पढ़ा गया था एटॉमिक साइज प्रॉपर्टीज में आया पहला, दूसरा था आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा था आपका मेल्टिंग पॉइंट, चौथा बात मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग देख चुके थे। अन्य बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पढ़े, लेकिन आज जिस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेंसिटी, नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज एंड लास्ट इज इंटरस्टिशियस कंपाउंड। तो शुरू करते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है भाई? डेंसिटी मतलब होता है सर आपका घनत्व, कि कितना ज्यादा पार्टिकल्स का प्रेजेंस है। जितना ज्यादा पार्टिकल्स का प्रेजेंस होगा वही उसका डेंसिटी होगा। देखते हैं 3D सीरीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार कह दे कि 3D सीरीज इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो बस बात यह है कि when we move from left to right, the density of elements increases। एलिमेंट्स का डेंसिटी जो होगा वो इंक्रीज करते जाएगा। ये आपका डाटा लिखा हुआ है। मतलब स्कैंडियम का 3.4, टाइटेनियम के लिए 4.1, वेनेडियम 6.07, क्रोमियम 7.19, मैग्नीज 7.21, आयरन 7.8, कोबाल्ट 8.7, निकल 8.9, कॉपर 8.9 एंड जिंक इज 7.1। ये बहुत ही खास बात है कि यहां पर ये डेंसिटी बढ़ रहा था। कहा भी गया कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन यहां तो घट गया। आप सबसे बात में याद रखेंगे कि बातों में ये बात याद रखने की नहीं है, ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। देखते हैं क्या है भाई। जिंक सो लेस डेंसिटी, मतलब जिंक सो लेस डेंसिटी इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। क्या है भाई? कारण क्या है कि जिंक का जो है डेंसिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है जिंक का वॉल्यूम जो है ज्यादा है। जिंक सो लेस डेंसिटी एज देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेंसिटी डिक्रीज किया। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज किया। और एक बचपन में बात पढ़े थे कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घट जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम घट जाएगा। मतलब यहां पर जिंक का डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, इस कारण से। लेकिन एक और बात समझेंगे कि इस सीरीज में, इस 3D सीरीज में स्कैंडियम, इस 3D सीरीज में स्कैंडियम सोज मिनिमम डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी जो है सर आपका वो स्कैंडियम का है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग जिसका कि ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट था +8, रुथेनियम और ऑस्मियम का। यहां भी ऑस्मियम एंड रुथेनियम, इरिडियम हैज मैक्सिमम डेंसिटी। यहां पर जो है ऑस्मियम और इरिडियम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बात कर रहे थे कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन यहां पर ऑस्मियम और इरिडियम को कंपेयर किया जा रहा है, जिसका कि सबसे ज्यादा डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो है आपका डेंसिटी होगा। फिर से एक बार, स्कैंडियम का कम होगा, ऑस्मियम और इरिडियम का सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा, जो कि यहां लिखा है 22.57, 22.6। अगला एक और बात, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म
maximum compound with oxygen and fluoride? This is an important question which is being asked in your board's examination. Your answer will be that D block element forms maximum compound with oxygen and fluoride as it is most electronegative. क्यों भाई, क्या रीजन है? क्योंकि ये ऑक्सीजन सर और फ्लोराइड जो है ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी कारण से ये सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है डी ब्लॉक एलिमेंट में से। अच्छा, इसको समझने के लिए अब कुछ बात देखते हैं, लेकिन जैसा कि कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है, जैसे कि K2CR27, K2CR2O7, ये तो जानते होंगे पोटासियम डाइक्रोमेट है आपका। MnO4 माइनस, MnF4 भी एग्जिस्ट कर सकता है। हम इसको समझते हैं, ऑक्साइड्स आर फाउंड मोर, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनता है, ना कि फ्लोराइड। फ्लोराइड बन सकता है लेकिन बहुत बहुत कम। ठीक है, तो इसको देखेंगे एग्जांपल से। क्यों ऐसा होता है भाई, ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है जबकि फ्लोराइड बहुत कम पाया जाता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि ऑक्साइड में जो है सर आपका क्या है, लो कोऑर्डिनेशन, मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, देयर इज नो क्राउडिंग। यहां लिखा है नो क्राउडिंग, लेस क्राउडिंग। और दूसरा बात क्या है सर कि फ्लोरीन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, दैट्स व्हाई फ्लोराइड आर फाउंड लेस। अब इसको समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में है MnO4 माइनस, ये रखा यहां, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड के साथ, यहां पर जो है आपका माइनस चार्ज। अब इसको कैसे समझे भाई, यहां पे सर आपको देखना होगा, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ये आपका एक्स रहा, इसका चार्ज ऑक्सीजन का आपका -2 होगा, 4 into -2 is equals to -1. Here the charge is minus, that's why its oxidation state is +7. यहां पे +7 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए सर कि सीधा सा बात है कि यहां पर बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, यहां पर कोई क्राउडिंग नहीं है, लेकिन जस्ट हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे फ्लोरीन का मात्रा कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये मैग्नीज को चारों ओर से घेर करके रखा है, क्राउडिंग ज्यादा है, इस कारण से फ्लोराइड मात्रा में कम पाया जाता है, जबकि ऑक्साइड का कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है। तो आशा करते हैं शायद आपको ये बात जरूर समझ में आया होगा। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। अब यहां से सर बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लगभग आप प्रॉपर्टीज को समाप्त करने वाले हैं, खत्म होने वाला है। लेकिन खत्म होने से पहले डेंसिटी में ही एक और बात याद रखेंगे कि 3D में कॉपर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। जैसे कि सबसे कम डेंसिटी यहां बताए थे कि स्कैंडियम का होगा, वैसे ही यहां पर एक बात और याद रखेंगे कि कॉपर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। शुरू करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिजायरेबल मेटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिजायरेबल मेटल हो सकता है, या तो वो मेटल हो या फिर वो नॉन मेटल हो, या फिर वो मेटल हो और साथ में मेटल हो। तो जो भी आप अपने पसंद का एलॉय बनाना चाहते हो वही है एलॉय फॉर्मेशन। मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड मेटल और नॉन मेटल टू चेंज द प्रॉपर्टी। जो बनाया जा रहा है एलॉय, उसके प्रॉपर्टीज में चेंज करने के लिए हम जो दो को मिलाए, क्यों मिला रहे हैं भाई, टू फुलफिल आवर नीड, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, वही है आपका एलॉय फॉर्मेशन। और ये तो बात बचपन की है, याद होगा ही आपको सर, कॉपर और टीन आपस में मिला दो तो ब्रॉन्ज बन जाता है, शायद आप भी कभी जीते ही होंगे। आयरन कॉपर मिल जाए तो स्टील होता है,
ये भी आप पढ़े होंगे। तो आपके पास दुनिया भर का होगा, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिस मेटल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि मिस मेटल को कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ एलॉय। अब अभी एक बात और याद रखेंगे, ग्रुप नंबर 12, ये ग्रुप नंबर 2 को हम लोग कह रहे थे शुरुआत में पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे थे कि अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, जबकि यहां पर हमको पहली बार मिला क्या, रेयर अर्थ एलॉय। अब ये बनता कैसे है, लेंथेनाइड का लेंथेनाइड लेंथेनम हो सकता है, मतलब कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से बिलोंग करने वाला, मतलब 5D से बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट होगा वो सब इसमें यूज किया जा सकता है। साथ ही अच्छा यहां पर एक और बात याद रखेंगे कि लेंथेनाइड जो मेटल है वो उसका प्रेजेंस जो है आपका सर 95% होना चाहिए, जबकि आपका या फिर ये तो आपका घट भी सकता है 90% टू 95% भी रखा जा सकता है, या फिर इसको 93 भी किया जा सकता है। 5% कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका आयरन का, और साथ ही इसमें कोई एक ट्रेस मेटल भी डाला जा सकता है। ट्रेस मेटल के तौर पर देख सकते हैं कि आपके पास सल्फर हो, कार्बन हो, सिलिकॉन हो, कैल्शियम हो और एल्यूमिनियम हो, इन सारी चीजों को इसमें ऐड किया जा सकता है। तो शायद आशा करते हैं कि आपको ये बात भी समझ में आया होगा। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कभी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक आयन फॉर्म्स मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस। डी ब्लॉक मेटल और आयन फॉर्म्स मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हाई स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा हाई स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं K4FeCN6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगला कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकता है। यूज करते हैं हम लोग निकेल, प्लेटियम और प्लेडिनम। निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है सर, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दे आर गुड कैटलिस्ट। इस कारण से ये आपका अच्छा कैटलिस्ट है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन जहां से, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, लेकिन यहां से भी जो पॉइंट सिर्फ यहां पे लिखा गया है वही आपको याद रखना है, अन्यथा आप कुछ और लिखेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड भाई बहुत ही आसान है। जब किसी भी लैटिस में कहीं पर कोई वॉइड दिखता है, वैकेंसी दिखता है, हम वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो क्या है भाई, यहां पे कंपाउंड फॉर्म व्हेन अ स्मॉल एटम, छोटा कोई एटम गेट ट्रैप्ड इन द एम्प्टी स्पेस, किसी खाली जगह में जाकर के बैठ जा रहा है कोई छोटा एटम, उसी को हम लोग बोल देते हैं भाई कि क्या है, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। एग्जांपल के तौर पे समझें, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में ये एक लैटिस है, इस लैटिस में आकर के बैठ कौन गया है, हो सकता है कि यहां पर हम एक हाइड्रोजन को रखे हों, हो सकता है कि एक हाइड्रोजन को रखा गया हो इस वॉइड में, ये जगह को भरने के लिए है, ये यहां पर आकर के बेचारा ट्रैप हो चुका है, तो ये आपका कहलाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रैपिंग में बोरोन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। लेकिन खास बात ये जो है सर आपका ना ही कोवैलेंट है और ना ही आयोनिक है, नाइदर आयोनिक नोर कोवैलेंट, एंड interstitial compound have high melting point and also they are hard in nature, बहुत ही हार्ड होगा, साथ ही केमिकली इनर्ट होगा और कंडक्टेंस रिमेन सेम। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं टाइटेनियम कार्बाइड, लिखते हैं TiC, और एक छोटा सा एग्जांपल ZrH, जर्कोनियम हाइड्राइड। तो एक बार आप पूरे बात को आराम से फिर से एक बार रिकैप करेंगे, देखेंगे, तो ये डी और एफ ब्लॉक का पूरा प्रॉपर्टीज समाप्त होता है। अब जो है हम लोग अगले
लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। अब कैसा कंपाउंड बनता है देखेंगे। तो आज का हमारा समाचार यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।